ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए परिसंवाद, आस्था का कलश, रेडियो। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रसारण कर्मी नीलम मलकानिया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सबका स्वागत करती हूँ। आस्था का कलश रेडियो, इस विषय पर आज हम अपने विचार साझा करेंगे और कुछ बीती हुई घड़ियों को फिर से जिएंगे, महसूस करेंगे। 23 जुलाई 1927 को देश में पहला प्रसारण किया गया था। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से प्रसारण की शुरुआत की थी। रेडियो के सम्मान में तब से आज तक हम हर 23 जुलाई को ये दिवस मनाते हैं और याद करते हैं बहुत सारी चुनौतियों को, बहुत सारी कठिनाइयों को और साथ ही उन उपलब्धियों को भी जो समय के साथ साथ हमने हासिल की हैं। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा को नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो, और जिसे हम प्यार से कहते हैं AIR। वही ऑल इंडिया रेडियो जो आपके और मेरे बीच का सूत्र है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर एक साथ उपस्थित हैं। इस पुण्य पुनीत कार्य के लिए आज हमने स्टूडियो में अपने जिन मेहमानों को आमंत्रित किया है, हमारे आदरणीय अतिथिगण, इनके बारे में हम कह सकते हैं कि प्रसारण के अलग अलग आयामों से ये समय समय पर जुड़े रहे। बीती हुई पीढ़ियों ने जो भोगा है, जो जिया है, जो सहेजा है, उसे हम सिर्फ बोलते हुए माइक के सामने खड़े रहकर अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड करके CD के फॉर्म में, ऑडियो वेव्स के फॉर्म में आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। तो पिछली पीढ़ियों का और आने वाली पीढ़ियों का एक सूत्र है। हम खुद पर गर्व करना हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारा धर्म भी, साथ ही एक बहुत बड़ा दायित्व भी कि हम ये विश्वसनीयता बनाए रखें और इसका जो पुण्य कर्म है उसको हम हमेशा याद रखें। इसीलिए हमारा जो आज का विषय, आस्था का कलश रेडियो, रेडियो का आस्था से जुड़ा हुआ पक्ष, एक ऐसा पक्ष जो हमारी भावनाओं को सहेजता रहता है और हमें ये बताता है कि हमारे परिवार और हमारे समाज के बीच की एक ऐसी कड़ी है रेडियो, जो अनदेखा रहता है लेकिन अपनी जगह बहुत ही मजबूत है और बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडियो में आज वो पीढ़ी है जिसने इस तरह के उदाहरण हमारे सामने रखे, जिन्हें हम आज देखकर आगे बढ़ते हैं और हम इन जैसे बनना चाहते हैं। हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक हैं लीलाधर मंडलोई जी, भारतीय जनसंचार संस्थान से डीन एकेडमिक प्रोफेसर गोविंद सिंह जी को, और साथ ही हमने आमंत्रित किया है यहाँ पर सुरेंद्र खुराना जी को। मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रबुद्ध श्रोता सुरेंद्र खुराना जी को। आपको रेडियो के प्रति गहरी आस्था है। कई वर्षों से आप हमारे कार्यक्रम लगातार सुनते रहे हैं और अपने पत्रों के माध्यम से संपर्क का एक अटूट सिलसिला आपने बनाकर रखा है। इतना ही नहीं, सुरेंद्र खुराना जी ऑल इंडिया लिसनर्स क्लब भी चलाते हैं, जिसमें 2000 के करीब श्रोता जुड़े हुए हैं और ये श्रोता भी रेडियो प्रसारण से लगातार जुड़े हैं, लगातार हमारे कार्यक्रम सुनते रहे हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये रेडियो प्रसारण दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक श्रोता हूँ और मैं इन लोगों की तरह ना तो एक उद्घोषक हूँ, ना इन अधिकारीगणों की तरह मैं एक इस तरह बोल पाऊँगा। तो मेरी इस समय उम्र 63 साल है। पहले मैं ये बता दूं कि मेरे घर में पहले गणेश जी की मूर्ति है, उसके बाद अगली पंक्ति में हमेशा रेडियो रखा रहता है। पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद रेडियो की। रेडियो ही हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही हमारा खुदा है, यही ईसा है, यही गुरु नानक है, यही भगवान बुद्ध है, यही भगवान महावीर है, यही हमारा सब कुछ है। क्योंकि रेडियो ही हमें ज्ञान देता है, यही विज्ञान देता है, यही संज्ञान देता है, यही सूचनाएं देता है, यही मनोरंजन देता है। मैं रेडियो पिछले 50 सालों से भी अधिक समय से सुन रहा हूँ। जब देवकी नंदन पांडे जी जैसी आवाज़ें हुआ करती थी, हम उन आवाज़ों के दीवाने थे। रेडियो में हमारी दिलचस्पी इतनी हो चुकी थी कि हम रेडियो में हर दिन पत्र लिखा करते थे। मैं पिछले 45 सालों से रेडियो में निरंतर पत्र लिख रहा हूँ। मेरा नाम रेडियो पर सुनकर हमारे अन्य मित्र हमसे पूछा करते थे कि आपका नाम रेडियो पर कैसे आता है। मैंने उन्हें भी तरीका बताया। फिर हमने मिलकर एक रेडियो श्रोता क्लब बनाया। इस क्लब में लगभग 2000 सदस्य हैं। हम आपस में रेडियो के कार्यक्रमों में अक्सर विचार विमर्श करते हैं। मैं आभारी हूँ रेडियो के तमाम अधिकारियों का, जो हमारी सलाह को मानते हैं और गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो लिसनर्स क्लब 2-3 साल के अंतराल के बाद एक श्रोता मुस्कान नाम से पत्रिका भी निकालता रहता है, जिसमें देश भर के
श्रोता देश भर के केंद्रों के प्रोग्रामों के बारे में अपने विचारों से अवगत कराते हैं। किस उद्घोषक का कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगा, उसमें क्या क्या क्वालिटी थी। अगर कोई चीज़ उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो भी बेचारे लिख देते थे कि भाई ऐसे अगर इस प्रोग्राम में अगर ऐसे किया जाता, ये बोला जाता तो और अच्छा लगता। तो वो भी हम उसके अंदर प्रिंट करते हैं। ये हमारी मैगजीन कम से कम 2-3 हज़ार हर जब भी निकलती है 2-3 साल में पूरे आकाशवाणियों में दे के यानी कि कईयों को बाई पोस्ट भेजता हूँ। अब मैं पीछे 2019 में लास्ट हमने निकाली थी, उसके बाद कोविड लग गया तो उसके बाद मैंने नहीं निकाली फ़िलहाल। तो मैं आकाशवाणी गैंगटॉक में गया, दार्जिलिंग में गया, सिलीगुड़ी में बाई हैंड दे के आया। विविध भारती मुंबई वालों को भेजा, सभी को मैंने वो बाई पोस्ट भेजी। बाकी ये 3 जगह नॉर्थ ईस्ट में तो मैं खुद गया था। बचपन में हम बच्चों को एक कार्यक्रम सुनते थे, चुनमुन, जिसे तबस्सुम जी प्रस्तुत करती थी। उसमें बच्चों की कविताएं, कहानियां, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनाती थी वो, और उनका प्रस्तुतिकरण भी बहुत ही सराहनीय होता था। ऐसे ही रामचरितमानस हम बहुत पहले से और आज भी सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही लगता है जैसे हम रामलीला ही देख रहे हैं। एक और प्रोग्राम आता था मानव का विकास, बहुत ही अच्छा लगता था। विविध भारती पर हवा महल एक प्रोग्राम सुनते थे। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर जी हुआ करते थे। उनकी कहानियां बहुत ही हास्य व्यंग वाले प्रोग्राम हुआ करते थे। बस वो चीज़ सुन सुन के आज भी वो चीज़ों को हम बड़ा ध्यान में आता है। जैसे एक राग रंग प्रोग्राम था, शास्त्रीय संगीतों पर हुआ करता था, वो दिल्ली से ही आता था बुधवार को। वो तब फरमाइशी होता था बुधवार वाला दिन, आगे पीछे भी आता था। मेरे ख्याल 5:45 से 6:15 तक आता था। रागों के बारे में अच्छी जानकारियां देते थे, बहुत अच्छा लगता था। रेडियो के समाचार आज भी सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं। जब भी किसी खबर की सच्चाई जाननी होती है, हम रेडियो सुनकर ही पता लगाते हैं। लोग आज भी अपनी घड़ी रेडियो से मिलाते हैं। गीत, गज़ल, भजन सुनने के और भी अनेक माध्यम हैं, पर रेडियो की खनखनाती आवाज़ और उद्घोषकों की प्रस्तुति का अलग ही आनंद है। नाटक, रूपक, वार्ता, झलकी, हास्य व्यंग, वार्ता, परिचर्चा, साहित्यिक कार्यक्रम रेडियो के सिवा कहीं और सुनने को नहीं मिलते। रेडियो के कार्यक्रम एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलते हैं। उनमें पूरी एक रूपक शैली देखने को मिलती है। सुबह के कार्यक्रम प्रार्थना भजन से शुरू होते हैं, फिर चिंतन, फिर रामचरितमानस, फिर कोई साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर गीत संगीत। अगर कोई वाद विवाद से संबंधित कोई कार्यक्रम यदि प्रसारित भी होता है तो रात को, अन्य चैनल तो सुबह से ही लड़ाई वाले कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। इसी कारण व्यक्ति दिन भर तनाव और टेंशन में रहता है। रेडियो संस्कार सिखाता है, अन्य चैनल में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। हम रेडियो सुनते आए हैं, सुनते हैं और आखिरी सांस तक सुनते रहेंगे, क्योंकि यही हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। हम यही कहेंगे कि आप जैसे प्रतिबद्ध श्रोताओं से ही प्रसारण कर्मियों को भी ऊर्जा मिलती है। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर गोविंद सिंह जी को। आप वरिष्ठ लेखक और पत्रकार हैं, अनेक कृतियों के रचयिता हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपको लंबा अनुभव है। स्वागत आपका। धन्यवाद नीलम जी। आज का जो विषय है आस्था का कलश रेडियो, बहुत ही सुंदर विषय है और प्रसारण दिवस की सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। रेडियो के बारे में जहाँ तक मेरा संबंध है, जब सूचनाओं के माध्यम के रूप में पहली बार किसी चीज़ को देखा तो वो रेडियो ही था। मैं सुदूर उत्तराखंड के एक गांव से आता हूं जहां आज भी रोड नहीं है। तब तो बहुत दूर दूर तक रोड का निशान नहीं था और हमारे गांव में रेडियो भी नहीं था। बचपन में मैंने रेडियो बहुत समय के बाद देखा। ये 1965 की लड़ाई के दौरान पहली बार रेडियो को देखा। चूँकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में लोग फौज में जाते हैं और रोज़ जो है किसी न किसी रूप में मृत्यु की खबरें आती रहती थी बॉर्डर से। तो ऐसे में एक दिन जो है हमारे गांव में कोई बाहर के आदमी आए और उनके पास रेडियो था और वो रात को रेडियो जो है अपने कान से लगा कर उसके आसपास जमा हो जाते थे और सुनते थे कि पता नहीं अब क्या कौन सी खबर आ जाए। हालांकि उतनी डिटेल में तो युद्ध की खबरें नहीं आती थी, फिर भी उनको लगता था कि हमारा लड़का छंब में है या राजौरी में है या करगिल में है या लद्दाख में है या किसी और बॉर्डर पर है। तो एक सूचना का प्रारंभिक जो स्रोत था वो रेडियो था और तब मेरी उम्र मुश्किल से 5-6 साल रही होगी और पहली बार मुझे मालूम पड़ा कि रेडियो जैसी कोई चीज़ है जो खबरें बताती है और दूर देश की खबरें जो है तत्काल उससे सुनाई पड़ती हैं। और मेरे चाचा जी फौज में थे उन्हीं दिनों, फिर वो घर आए
तो वो कहा करते थे कि देवकी नंदन पांडे की आवाज़ सुन करके हमारी भुजाएं फड़क उठती थी। जो युद्ध की खबरें जिस तरह से वो सुनाते थे और भारतीय फौज के जो कारनामे होते थे बॉर्डर पर, उनकी जो एक तरह से गर्जना होती थी उसके बारे में जो सुनाने की, वो अद्भुत होती थी। जो एकदम मरा हुआ आदमी भी है तो उसके अंदर भी जान आ जाए, ऐसी आवाज़ जो है देवकी नंदन पांडे की हुआ करती थी। और उसके बाद 1981 में पहली बार मुझे रेडियो स्टेशन जा कर के अपनी वार्ता रिकॉर्ड करवाने का अवसर मिला और रेडियो के साथ एक सिलसिला लगातार जुड़ता गया। फिर उसके बाद जो है वो विविध भारती मुंबई, उन दिनों इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, उससे भी जुड़ा और लगातार वार्ताएं और कार्यक्रम उनके लिए पेश करते रहते थे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेडियो ने वास्तव में जो एक तरह से पत्रकारिता या जनसंचार के माध्यम की भूमिका होती है, उसको सच्चे अर्थों में हमारे सामने रखा है। आप लोग जानते होंगे कि 3 मकसद हमारे होते हैं अक्सर मास कम्युनिकेशन में: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। तो ये तीनों ही माध्यम जो है, आप देखते होंगे कि आज के अन्य माध्यम जो है हमारे, यहाँ तक कि टीवी और अखबारों की बात आप देख लें, प्रिंट मीडिया की बात देख लें, तो तीनों उद्देश्यों के तहत जो है कोई काम नहीं कर रहा है। रेडियो जो है वो पहले तो था ही और आज भी जो है लगातार इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोशिशें करता रहता है। वो बहुत बड़ी भूमिका है। हम देखते हैं कि सांस्कृतिक एक रूपता लाने में, देश की राष्ट्रीय समरसता कायम करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे कृषि से संबंधित ग्राम संसार कार्यक्रम आया करता था, युवाओं से संबंधित युवाणी आता है, हिंदी टॉक्स के अलग डिपार्टमेंट हैं, अंग्रेजी टॉक्स के अलग हैं, समाचार के और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अनेक भाषाओं में समाचार आते हैं, देश विदेश के प्रसारण होते हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसा जिंदगी का पहलू छूटा हुआ नहीं है जिससे रेडियो जुड़ा ना हो। हर शहर में एक तरह से उसके रिले सेंटर हैं और कार्यक्रम बनते हैं, जहां उसकी वजह से पूरे देश को जोड़ने का और हर किसी को, हर बेआवाज आदमी को आवाज देने का काम रेडियो ने किया है। उसके अलावा जो सूचना है, सूचना तो आप जानते हैं कि कितना रेडियो पर हम लोग निर्भर रहे हैं। इमरजेंसी के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है कि रेडियो के बिना हमारी सारी पत्रकारिता अधूरी सी लगती है। उन दिनों थोड़ा सा असंतुलन हो गया था, लेकिन बाकी जो है 1927 से लेकर के अब तक उसने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है सूचनाएं देने के मामले में। और सबसे अच्छा और सबसे सुगम माध्यम जो है वो रेडियो है। आज तो खैर मोबाइल आ गया है, उससे पहले जो है वो रेडियो ही ऐसी चीज़ थी जो सबसे सस्ती और घर में रखने लायक चीज़ थी, जिससे हम लोग सूचनाओं के संसार से जुड़ पाते थे। तो इसी तरह से मनोरंजन, तो मनोरंजन को लेकर के जो हमारे अन्य माध्यम हैं वो कई बार जो है फूहड़ता की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जो रेडियो है उसका जो मनोरंजन है वो बहुत ही स्वस्थ मनोरंजन है। एक तरह से हमारी प्राचीन परंपरा है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय कलाओं की, उससे भी हमको जोड़ता है। और एकदम अधुनातन जो सुगम संगीत है, फिल्म का संगीत भी है, उससे भी जोड़ता है। तो एक तरह से संगीत का, मनोरंजन का और स्वस्थ संस्कृति के विकास में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा जो है देश की आबादी के हर समूह को रेडियो से जोड़ा है, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है। मुझे आकाशवाणी के जो 3-3 महीने में जारी होते हैं कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, उनको देखने का मौका मिला है। उसमें जो है छोटे छोटे समूह वर्ग के, उस वर्ग की भी यदि आस्था किसी कार्यक्रम में है, किसी विश्वास में है या किसी उत्सव में है, तो उसको भी स्थान मिलता है। और हर 3 महीने में जहाँ जहाँ से भी इस तरह की चीज़ें प्रसारित हो सकती हैं, वहाँ से वो होती रही हैं। तो एक तरह से सबको जोड़ने का काम किया है। देश की जो वैज्ञानिक प्रगति है उससे जोड़ने का काम किया है। जो आकाशवाणी का अभिलेखागार है, जहाँ पुरानी रिकॉर्डिंग्स रखी गई हैं, वहाँ जो है वो आपके पास पुराने चीज़ों का, ज्ञान का अद्भुत भंडार मौजूद है। और अनेक पीढ़ियाँ जो है उनको पढ़ करके, सुन करके, उसको देख करके आगे बढ़ी हैं। मुझे लगता है कि ये जो एक तरह से यादों की आकाश गंगा है वो अद्भुत है और उसका संसार लगातार विस्तृत होता जा रहा है। रेडियो का स्वरूप जो है लगातार बदल रहा है। बीच में एफएम आया था 1990 के दशक में, उससे पहले रेडियो की रफ्तार थोड़ी धीमी हो रही थी, लेकिन एफएम ने उसको बहुत तेज़ी उसमें ला दी और युवा पीढ़ी खास करके उससे जुड़ने लगी।
और आज जो है वो कम्युनिटी रेडियो का एक अलग संसार डेवलप हो गया है। उसके अलावा हर चैनल, हर वेबसाइट में पॉडकास्ट हो रहा है। पॉडकास्ट भी रेडियो का ही एक नया रूप है। हम समझते थे कि इंटरनेट आने के बाद ये हमारे पुराने सारे माध्यम फीके पड़ गए हैं, लेकिन पॉडकास्ट आने के बाद ऐसा लगता है कि रेडियो अब अनेक गुना उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो ताकत है, वो अनेक गुना बढ़ गई। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब लोग को प्रसारण दिवस की बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई। और मुझे लगता है कि रेडियो के दिन इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और एक नया प्रकाश जो है हम सबको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोविंद जी। आपने अपने अनुभव हमें बताए और ये भी कहा कि अपनी शालीनता की वजह से ही ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण आज प्रसारण जगत में एक सम्मानजनक स्थान रखता है। हम उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं को आपके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही रेडियो के प्रति आपका अनुराग भी धरोहर के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। और अब मैं स्वागत कर रही हूँ आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक और लोकप्रिय रचनाकार श्री लीलाधर मंडलोई जी का। आपने अपने कार्यकाल के दौरान प्रसारण जगत में कई नए प्रयोग किए, अनेक ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की जिन्हें श्रोताओं का बहुत स्नेह मिला। आपने श्रोताओं और दर्शकों के मनोभाव की गहरी समझ रखते हुए जो बदलाव किए या जिन कार्यक्रमों की शुरुआत की, वो आपके सेवा मुक्त होने के बाद भी लंबे समय तक रेडियो प्रसारण का हिस्सा रहे और श्रोताओं की प्रशंसा बटोरते रहे। ऑडियो, वीडियो और प्रिंट के बीच आप एक सेतु का काम करते रहे, अलग अलग विधाओं को आपस में जोड़ते रहे। आज भी कहीं कोई नव रचनाकार आपकी रचनाओं से प्रेरित हो रहा है, कहीं कोई आपकी ही पंक्तियों को अपना स्टेटस बना रहा है, तो कहीं कोई शोधार्थी आपकी रचनाओं में अपने शोध का भविष्य तलाश रहा है, कहीं कोई सुधी आलोचक आपकी ही रचनाओं से अपना आकाश विस्तृत कर रहा है। हम यही कहेंगे कि कुल मिलाकर आपने सभी को काम पर लगा रखा है। स्वागत लीलाधर मंडलोई जी का। सबसे पहली चीज़ मैं अपना बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जिस वक्त मैंने रेडियो ज्वाइन किया था और सबसे नीचे वाली पायदान से मैंने शुरू किया था, लेकिन उस समय मेरा सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के लिए हो चुका था। बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर का काम मैं कर रहा था और आईएएस का प्री मैंने क्वालिफाई कर लिया था। बावजूद इसके इन तमाम चीज़ों को छोड़कर जब मैं रेडियो के लिए इंटरव्यू देने आया तो उस समय जो हमारे बोर्ड में बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बतौर डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट यू विल रिटायर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो हो ही सकते हैं, बैंक में बोले कम से कम मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि आज जिस एज में आप हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर में उसका रास्ता उसी तरह से जाता है। और अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है और अगर आईएएस हो सकते हैं तो फिर आप सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। तो व्हाई डू यू वांट टू कम टू ऑल इंडिया रेडियो? मैंने कहा दिस इज माय पैशन एंड लेट मी प्रॉमिस यू कि मैं अगर ऑल इंडिया रेडियो में सिलेक्ट हो गया तो जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं डीजी की पोस्ट से ही रिटायर होऊंगा। दिस आई टोल्ड इन द इंटरव्यू। और मैं एक नहीं 2 जगह डीजी की पोस्ट को होल्ड कर चुका हूं, रिटायर कर चुका हूं। तो ये जो रास्ता है और मैं क्यों आया था ये मैं आपको बता रहा हूं। बचपन में जब मैं रेडियो सुना करता था तो तमाम बड़े लोगों को उस जमाने में सिर्फ रेडियो में ही सुना जा सकता था, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, यू नेम एनीवन, कोई भी बड़ा से बड़ा कलाकार। आज भी जिस एज ग्रुप में मैं हूं या मेरे बाद के एज ग्रुप में जो लोग हैं, ऐसा कोई भी डिसिप्लिन नहीं है और उसका बड़ा सा बड़ा कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा कलाकार, कोई ऐसा न्यूज एंकर, यू नेम एनीवन, वो किसी ना किसी समय ऑल इंडिया रेडियो के रास्ते से निकलकर ही पहुंचा है। चाहे वो चिल्ड्रन प्रोग्राम में रहा हो, चाहे वो यूथ प्रोग्राम में रहा हो, चाहे आउटसाइड ब्रॉडकास्ट में रहा हो, कोई ऐसा नहीं है। चाहे आप मतलब लता मंगेशकर की बात करें, चाहे आप दिलीप कुमार की बात करें, किसी की भी बात करें, और अगर वो ऑल इंडिया रेडियो में नहीं होते तो विजुअल मीडिया यानी कि टेलीविजन में भी नहीं जा सकते थे। बेसिक ट्रेनिंग वाज दैट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो मैं यही सोच के आया था कि मुझे इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा तो मैं सीखूंगा कितना। और पहली बार जब राकेश शर्मा चांद से आए थे तो खजुराहो पहुंचे थे, मैं उस समय छतरपुर में पोस्टेड था, उनका इंटरव्यू करने का भी मौका मुझे मिला। तो देखिए क्या है कि जैसे आप घर में मतलब कई तरह के लेयर्स होते हैं, तो उन लेयर्स में आप चीज़ों को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, वो एक अपनी जगह है। लेकिन जिस काम में आप होते हैं
उस काम में कितनी गहरी मोहब्बत कर सकते हैं, वो आपको कहीं ले जाता है जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं जब आया था तब मैं राइटर नहीं था, मैं राइटर भी यही बना। मैंने फिल्में प्रोड्यूस की, रेडियो में हजारों कार्यक्रम मैंने प्रोड्यूस किए, मैं फोटोग्राफर हूं। वो सब मतलब एक रेडियो में आके, क्योंकि रेडियो में आके सबसे बड़ी एक चीज जो आपको मालूम होती है, देखिए जब टेलीविजन में या फिल्म में आप कोई काम कर रहे हैं, एक पूरी टीम है, लेकिन आपके पास जो चीज रेडियो में है वहां आपको आपकी पूरी कहानी, आपका पूरा क्लासिक, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, यू टेक एनीथिंग, सिर्फ साउंड के बल पर खड़ा करना है। जब आप फिल्म की बात करेंगे तो आपके पास कैमरा है, आपके पास ऑडियो भी है, वीडियो भी है, एक्टर भी है, सारे लोग हैं। यहां सिर्फ आवाज है, तो आप आवाज से राम भी खड़ा कर सकते हैं, आवाज से आप कर्ण भी खड़ा कर सकते हैं, आवाज से आप कुछ भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो कितना कठिन होगा। आज आप साउथ की फिल्में देखते हैं, लगभग सब घरों में, अब हिंदी का बॉलीवुड तो थोड़ा सा डिक्लाइन कर गया, सब लोग साउथ की फिल्में मोस्टली देखते हैं। सारी फिल्में डबिंग की हैं, वो फिल्में भी आवाज के ऊपर खड़ी हुई हैं, एक्टिंग चल रही है, बाकी सारा प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन है, सारे स्पेशल इफेक्ट्स हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन बिना आवाज के क्या करेंगे आप। तो मैं तो ये कहूंगा कि जब आप रेडियो में आए, बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर हैं, उन्होंने अपनी किताबें, अपनी कहानी, अपना उपन्यास टेलीविजन को, फिल्म को देना मना कर दिया। कारण मालूम क्या था? इतना सा कारण था कि जो रेडियो या ऑडियो के मीडियम से आएगा तो हर सुनने वाला विजुअलाइज कर लेगा, हर किसी का राम अलग होगा, हर किसी की हेमा मालिनी अलग होगी। लेकिन टेलीविजन में ऐसा नहीं हो सकता, फिल्म में ऐसा नहीं हो सकता। जो एक फ्रेम में आपको दिखाया जा रहा है, तो आपकी कल्पना करने की सारी शक्ति जो है वो टेलीविजन या फिल्म खींच लेती है, खत्म कर देती है। और जीवन में बड़ा बनना है तो इमेजिन करना सबसे बड़ी चीज है। इमेजिन किए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जिनके सपने मर जाते हैं उनका जीवन खत्म हो जाता है। रेडियो सपना देता है, वो लिखने का सपना देता है, विजुलाइज करने का सपना देता है, वो अपनी तरह से गाने का सपना भी देता है। यहां तो कोई आर्टिस्ट आएगा तो वो लोक संगीत का हो या क्लासिकल म्यूजिक का, फिल्म आर्टिस्ट, सोनू निगम वगैरह सब हमारे युवाणी के आर्टिस्ट हुआ करते थे। एक जमाने में सीपीसी में जब कहीं नहीं होते थे सोनू निगम, तो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। क्लासिकल म्यूजिक के जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, रेडियो ने अगर ग्रेड नहीं दिया तो उनको कोई नहीं पूछता। रेडियो के ग्रेड के बगैर वो मार्केट में एक प्रोग्राम नहीं दे सकते। और बड़े शान के साथ जब ये टेलीविजन वगैरह नहीं आया था तो हर आदमी अपने घर के सामने अपनी डिग्री नहीं लिखता था, खाली इतना लिखता था, सो एंड सो रेडियो कलाकार। ये एक चीज हुआ करती थी। हो सकता है वो चीज समय के साथ थोड़ी खत्म हो गई हो, लेकिन गाने के संस्कार, न्यूज के संस्कार, बोलने के संस्कार, टेलीविजन में जो लोग न्यूज पढ़ते हैं उनको बोलना नहीं आता, उनको लड़ना आता है। बोलने की कला तो सिर्फ रेडियो का न्यूज रीडर जानता है या एंकर जानता है। तो जिन लोगों ने यहां ट्रेनिंग ले ली, आपका आधा रास्ता तो बन गया। अब ये अलग बात है कि आप उसके ऊपर कैसा चलते हैं और कैसा नहीं चलते। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है आस्था का कलश, मैं बोल रहा हूं कलश को छोड़ दीजिए आप। जन सामान्य की जो आस्था है वो रेडियो में क्यों है? क्योंकि उनको आज भी लगता है, चाहे वो न्यूज हो, चाहे आपका संगीत का प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, जो होगा वो सिर्फ टेलीविजन की तरह मार धाड़ का नहीं होगा। एक सुकून, एक शांति, गायकी की एक परंपरा, मतलब सारी चीज़ों की जो ट्रेडिशन है, उसकी जो घरानेदारी है, उसकी जो रागदारी है, उसकी जो लयकारी है, वो सब की सब अगर सीखते हैं तो आप यहाँ सीखते हैं। बोले हुए शब्द की ताकत कितनी बड़ी होती है, ये रेडियो के अलावा कोई नहीं समझा सकता आपको। यहाँ का तो मूल सिद्धांत यह है कि स्पोकन वर्ड, बोला हुआ शब्द, यानी कि जो बाहर पान के ठेले पे बोला जा रहा है, आपस में बातचीत का या वार्तालाप का, वो जो पूरा का पूरा संस्कार है
वो सिर्फ रेडियो में मिलता है। उच्चारण ठीक से आप यहीं करते हैं, तलफ़ुज़ यहीं ठीक होता है आपका, और कहीं नहीं होता। रेडियो जो है ना, वो एक संस्कृति है। तो या तो आप सांस्कृतिक होंगे या फिर आप आधुनिक होंगे। तो ठीक है, आधुनिक होने के लिए तो जाइए ना मॉल में, जितनी भी आधुनिकताएं हैं, जिस तरह से जो करना करिए आप। लेकिन आपने एक वाक्य कहा और 10 लोग अगर पलट के आपकी तरफ देखते हैं, तब आप ये मानिएगा कि आपने कुछ सीखा है या रेडियो से कुछ मिला है। जो सबसे धैर्य के साथ सुन सकता है वही विवेकशील और वही बुद्धिमान होता है। जो बिना सुना हुए बोलना शुरू कर देता है, तो वो क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ ख़त्म होता है कोई जीवन, एक नया शुरू होता है वहीं से। एक बूढ़े की अंतिम सांसों को सुन रहा होता है उसका पोता या नाती आज भी। लीलाधर मंडलोई जी की ही इन पंक्तियों से हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं और साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि रेडियो प्रसारण की गंभीरता, विश्वसनीयता और साथ ही रेडियो प्रसारण की आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी श्रोताओं के बीच यूं ही पहुंचती रहेगी। आप सभी हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना अनमोल समय हमें दिया और हमारे श्रोताओं के लिए आपने अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था का कलश रेडियो वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप ये परिसंवाद सुन रहे थे। प्रतिभागी थे आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक और वरिष्ठ साहित्यकार श्री लीलाधर मंडलोई, वरिष्ठ लेखक, पत्रकार और भारतीय जनसंचार संस्थान के डीन डॉक्टर गोविंद सिंह और आकाशवाणी श्रोता क्लब के समन्वयक और आकाशवाणी के पुराने श्रोता श्री सुरेंद्र खुराना। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रसारण कर्मी नीलम मलकानिया। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।